Good morning. Hope you all are doing well. So we have covered till appendicitis, and according to INC syllabus, we are doing adult health nursing GI disorders. So this is will be part 5. So today we are going to discuss with हार्निया टॉपिक। तो हार्निया क्या होता है इन सिंपल लैंग्वेज इफ़ आई से दैट हार्निया प्रोट्रूजन होता है, मीन्स जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे मसल वीक हो जाती है तो वो लोग बाहर प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो जब ऑर्गन मसल्स वीक हो जाते हैं, बाहर प्रोड्यूस करने लगते हैं, तो उस टर्म को हम हार्निया कहते हैं। तो a hernia is abnormal protrusion of the organ or tissue through a weak point in the wall that normally so this is the hernia definition, and most commonly abdominal hernia involves protrusion of the intestine। मेनली जो abdominal hernia होता है वो intestine, क्योंकि वो बाहर प्रोट्रूड करने लगता है defective abdominal wall की। तो types of hernia we mainly have एक्सटर्नल हार्निया में वी हैव इंग्नल हार्निया, फेमोरल हार्निया, अम्बाइकल हार्निया एंड एपिगेस्ट्रिक हार्निया, इंसिजनल हार्निया, लंबर हार्निया। दिस टॉपिक वी हैव ऑलरेडी ऑल्सो डिस्कस्ड बट ड्यू टू सम टेक्निकल एरर, तो अभी हम उसी का रिवीजन कर रहे हैं। सो मेनली अगर पार्ट 3 में इफ़ यू विल गोइंग, पार्ट 4 में इफ़ यू विल गोइंग, तो उसमें हमने इन डेप्थ में इसे कवर किया है। So these we have discussed over there. So now we are having subtype based on anatomy. So indirect inguinal hernia and direct inguinal hernia we have, and femoral hernia, it is the below the inguinal ligament, most commonly women's में होता है। And let me show you the figure for better understanding. So you can see epigastric hernia यहाँ पे होता है, umbilical hernia is near umbilicus के पास, incisional hernia at incisional sites, in inguinal hernia it will be here, and femoral hernia which we were studying ये यहाँ पे होता है, मोस्ट कॉमनली वुमेन्स में देखा जाता है। सो इफ़ वी सी द टाइप्स, तो इंगुइनल हर्निया ये अकर होता है इन द ग्रोइन एरिया, बहुत कॉमन होता है। देन वी आर हैविंग femoral hernia, ये बिलो द ग्रोइन होता है, मोर कॉमन इन वुमेन। Umbilical hernia near the belly button, incisional hernia occur at the site of previous surgical scar, hiatal hernia part of stomach move upward into the chest through the diaphragm। So these hernia के मैंने आपको डायग्राम में फिगर्स दिखाए हैं जहाँ जहाँ प्रेजेंट है। और hiatal hernia ये हमारा पार्ट ऑफ स्टमक, ये हमारे जो स्टमक जो हमारा होता है वो जब प्रोट्रूड करने लगता है डायफ्राग्राम के ऊपर, तो hiatal hernia we used to say। So these were the types of hernia, and now we have further more बेस्ड ऑन रिड्यूसिबिलिटी वी हैव रिड्यूसिबल हार्निया, जो कि बल्ज गोज बैक इनसाइड व्हेन प्रेस्ड, ये अंदर जा सकता है। इरिड्यूसिबल इनकार्नेटेड हार्निया ये बैक नहीं जा सकता है। स्ट्रैंगुलेटेड हार्निया वी है जिसमें ब्लड सप्लाई कट हो जाती है और ये मेडिकल इमरजेंसी का होता है। इन ईटियोलॉजी वी हैव, अगर वीक एब्डोमिनल मसल हो एजिंग की वजह से, या बॉर्न ही उसके साथ हैवी लिफ्टिंग, हम बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग हो, क्रोनिक कफिंग हो, कॉन्स्टिपेशन हो, या स्टेनिंग हो, ओबेसिटी की वजह से भी, प्रेगनेंसी एंड प्रीवियस सर्जरी एंड स्मोकिंग ड्यू टू वीकन टिश्यू। सो नाउ वी आर हैविंग विद पैथोफिजियोलॉजी में हमारी वीकनेस इन एब्डोमिनल मसल हो या इंक्रीज इंटर एब्डोमिनल प्रेशर हो, जिसके दैट विल लीड टू प्रोट्रूजन ऑफ पेरिन्यूट्रल सैक थ्रू द डिफेक्ट, जिसकी वजह से प्रोट्रूजन होगा पेरिन्यूट्रल सैक का। सैक में कंटेन, सैक में इंटेस्टाइन भी हो सकता है, ऑमेंटमेंट भी हो सकता है, फैट हो सकता है। इफ़ स्लिप्स आउट इट कैन रिटर्न, अगर ये सैक स्लिप हो जाता है तो ये रिटर्न हो सकता है, उसे हम रिड्यूसिबल हार्निया कहते हैं। और अगर उसमें ट्रैप्ड हो जाता है तो इनकार्सिनेटेड हार्निया हो गया। इफ़ ब्लड सप्लाई इज कट ऑफ तो स्ट्रैंगुलेटेड हार्निया हो गया। That will lead to ischemia, then necrosis, then perforation, and then peritonitis. So it's a life-threatening emergency. Clinical manifestation में we will be having general size of visible swelling और bulge, जब हम palpate करेंगे तो हमें feel होगा। पेन और डिस्कम्फर्ट स्पेशली ऑन स्टैंडिंग, कफिंग और लिफ्टिंग में हमें पेन फील होगा। हैवीनेस इन द एब्डोमेन रहेगा। स्वेलिंग रिड्यूसेस व्हेन लाइंग डाउन। स्ट्रैंगुलेटेड हार्निया सिम्टम क्या होता है? सिवियर पेन होता है, रेडनेस ओवर द स्वेलिंग, इरिड्यूसिबल टेंडर लंप हो, नॉजिया वॉमिटिंग हो, एब्डोमिनल का डिस्टेंशन हो, सिम्टम्स हो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। सो डायग्नोस्टिक टेस्ट में मेनली हम इंस्पेक्ट करेंगे फॉर विजिबल स्वेलिंग, पाल्पेट करेंगे, रिड्यूसिबिलिटी टेस्ट करेंगे, रिंग ऑक्लूजन टेस्ट करेंगे इंगुइनल हार्निया के केस में। इमेजिनिंग अल्ट्रासाउंड विल बी डन, सीटी स्कैन विल बी डन, एमआरआई विल बी डन।
नर्सिंग डायग्नोसिस विल बी एक्यूट पेन रहेगा रिलेटेड टू टिश्यू डिस्प्लेसमेंट, रिस्क ऑफ स्ट्रैंगुलेटेड रिलेटेड टू इनकार्नेटेड हार्निया, रिस्क फॉर इम्पेयर स्किन इंटीग्रिटी ओवर द स्वेलिंग, एंजाइटी रिलेटेड टू सर्जरी रहेगा, नॉलेज डेफिशिएंट अबाउट द सर्जिकल प्रोसीजर एंड सेल्फ केयर, रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्शन और इस्चीमिया. सो नाउ वी आर गोइंग विद नर्सिंग मैनेजमेंट में प्री ऑपरेटिव केयर में रहेगा असेस पेन एंड स्वेलिंग, मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन, इरिड्यूसिबिलिटी, सीवियर पेन, वॉमिटिंग एंड एब्डोमेन. अगर सर्जरी प्लान कर हो जाती है तो पेशेंट को नील पर रोल कर रखना है, उसे प्रोवाइड करना है आईवी फ्लूइड ताकि उसे डिहाइड्रेशन ना हो. अप्लाई स्कॉटल सपोर्ट इन इंग्वाइनल हार्निया, अवॉइड करना है हैवी लिफ्टिंग, स्टेनिंग और स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग. एजुकेट पेशेंट अबाउट सर्जरी. पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में हम वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे ब्लीडिंग, इन्फेक्शन और हीमोटोमा फॉर्मेशन, मैनेज करेंगे पेन, कीप इंसिजनल साइट क्लीन एंड ड्राई, encourage early ambulation, avoid cough or staining, provide abdominal blender if prescribed, abdominal blender. Teach no having lifting, teach करेंगे, proper wound care करेंगे, sign for reoccurrence we will see. In medical management we will provide him truss or support belt. ये क्योर नहीं है बट ये मेडिकल मैनेजमेंट मतलब ये रिलीफ दे सकता है. एनालिजेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग विल बी प्रोवाइडेड. ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइन कॉजेज लाइक अगर कॉन्स्टिपेशन है तो लेग्जेटिव प्रोवाइड करेंगे, कफ है तो कफ सप्लीमेंट, बीपीएच में हम ट्रीट करेंगे स्ट्रेनिंग. सर्जिकल मैनेजमेंट में हर्नियो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हर्नियो रैफी इट्स रिपेयर ऑफ द हार्निया, हार्नियल सैक को रिड्यूस करेंगे, उसे वहाँ से डिफेक्ट को स्टिच करेंगे वहाँ से और फिर वहाँ पे रिपेयर कर देंगे. एंड हार्नियोप्लास्टी वी हैव दैट मेश रिपेयर मोस्ट कॉमन होता है ये. देन वी विल बी हैविंग लेप्रोस्कोपिक हार्निया रिपेयर इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी सर्जरी में फॉर स्ट्रैंगुलेटेड ऑब्स्ट्रक्टेड हार्निया में. सो वी आर डन विद हार्निया. सो हीमोरॉइड्स क्या होता है, इसे पाइल्स भी वी यूज टू से, ये स्वेलन और डायलेटेड वीन्स होती हैं ऑफ थ्रोम्बोइडल प्लाइलस इन द एनल कैनाल. एनल कैनाल में मेनली हेमोरॉइड्स होते हैं. द रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज वेनस प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनल कुशन. ये तब होते हैं जब वेनस प्रेशर बढ़ जाता है या तो डिस्प्लेस्ड हो जाता है एनल कुशन, लीडिंग टू ब्लीडिंग होता है, पेन होता है और प्रोलैप्स होता है. टाइप्स ऑफ हेमोरॉइड्स बेस्ड ऑन लोकेशन वी हैव इंटरनल हेमोरॉइड अबव द डेंटाइन लाइन एंड एक्सटर्नल हेमोरॉइड. Let me show you the figure for better understanding. So you can see this is internal hernia जो कि एनल कैनाल के अंदर मीन्स बीच में होती है और एक्सटर्नल जो कि वॉल्स पे होती है. सो दिस इज हेमोरॉइड्स. तो इंटरनल हेमोरॉइड्स जो होते हैं वो अबव डेंटाइन लाइन होती है, कवर बाय मुकोसा होती है, यूजली पेनलेस होती है, ब्राइट रेड कलर मतलब ब्राइट रेड ब्लीडिंग इज सीन इन दिस. एक्सटर्नल हेमोरॉइड बिलो द डेंटेट लाइन कवर करता है स्किन को, पेनफुल होता है अगर थ्रोम्बोराइज हो जाए. देन वी आर हैविंग बेस्ड ऑन डिग्री. सो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 हेमोरॉइड्स वी आर हैविंग. ये डिग्री होती है. सो ग्रेड 1 में बल्ज हो जाता है इनटू द कैनाल और कोई इसमें पर प्रोलैप्स नहीं होता है. ग्रेड 2 में प्रोलैप्स हो जाता है ऑन स्ट्रेनिंग बट रिड्यूस. ग्रेड 3 में प्रोलैप्स रिक्वायर्स है मैनुअल रिडक्शन एंड ग्रेड 4 में प्रोलैप्स परमानेंटली और इरिड्यूसिबल हो जाता है. सब टाइप्स में वी आर हैविंग प्राइमरी हेमोरॉइड्स, सेकेंडरी हेमोरॉइड्स, थ्रोम्बस्ड हेमोरॉइड्स एंड स्ट्रैंगुलेटेड हेमोरॉइड्स. प्राइमरी अकर एट द स्टैंडर्ड पोजीशन. सो दीज आर द पोजीशन फॉर प्राइमरी हेमोरॉइड्स, दैट्स 3, 7 and 11 o'clock. So let me show you the सी एनल कैनाल के अंदर मतलब ऐसे ही लोकेटेड होते हैं. मीन्स ये देखिए लेफ्ट लैटरल पे पास है, ये राइट एंटीरियर के ऊपर है, ये राइट पोस्टीरियर के नीचे है. तो दीज आर द पोजीशन ऑफ हेमोरॉइड्स. सो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज 11 o'clock, 7 o'clock एंड 3 o'clock इन प्राइमरी हेमोरॉइड्स. नाउ सेकेंडरी हेमोरॉइड्स क्या होते हैं ड्यू टू इंक्रीज्ड वेनस प्रेशर, प्रेगनेंसी के वक्त, पोर्टल हाइपरटेंशन के वक्त. Thrombus hemorrhoids we are having blood clot formation in severe pain, and strangulated hemorrhoids prolapse vein trap जिसकी वजह से ischemia. What are the causes of hemorrhoids? So increase intra-abdominal pressure जिसकी वजह से chronic constipation, straining during defecation, pregnancy, prolonged sitting or standing और heavy lifting. Now we are having venous congestion जैसे कि पोर्टल हाइपरटेंशन में, लिवर क्रॉसिस की कंडीशन में पोर्टल हाइपरटेंशन जाता है, एजिंग वीक मसल्स इन द वेन, लाइफ स्टाइल डाइट पर लाइक लो फाइबर डाइट की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, सेकेंडरी लाइफ सेडेंट्री लाइफ स्टाइल मतलब बिना चले फिरे कम वाली लाइफ स्टाइल, ओबेसिटी की वजह से, अदर क्रॉसिस लाइक क्रोनिक डायरिया, एनल इंटरकोर्स और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. व्हाट आर द पैथोफिजियोलॉजी? लेट्स सी.
सो बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्रेशर और या तो वीकनिंग ऑफ द एनल कुशन सपोर्ट लीड्स टू हाइपरट्रोपी एंड इंग्रोसमेंट ऑफ हेमोरॉइड वेन। जो हमारी हाइपरट्रोपी मीन्स इनलार्जमेंट हो जाती है, नॉट इन नंबर बट इन साइज ऑफ हेमोरॉइडल वेन्स। और हेमोरॉइडल वेन्स टिश्यू प्रोलैप्स हो जाते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट। बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेनिंग कॉज फर्दर वेस्कुलर डायलेशन दैट लीड्स टू ब्लीडिंग, एंड इफ venous blood strangulates it will lead to thrombosis, and if prolapsed tissue become trapped then it will lead to strangulation and ultimately necrosis। strangulation में mainly blood supply कट हो जाता है। so again let's be revise pathophysiology, क्योंकि increase pressure हो जाता है और weakening of anal cushion support that will lead to hypertrophy and engorgement of hemorrhoidal vein। because of it hemorrhoidal tissue prolapse हो जाते हैं। क्यों prolapse हो जाते हैं? क्योंकि connective tissue का support loss हो जाता है। straining cause further vascular dilation, स्टेनिंग की वजह से दैट विल लीड टू ब्लीडिंग, एंड इफ वेनस ब्लड स्ट्रैंगुलेट, अगर वेनस ब्लड का ब्लड सप्लाई कट जाता है तो थ्रोम्बोसिस विल टेक प्लेस, एंड इफ प्रोलैप्स टिश्यू बिकम ट्रैप, तो अगर वो प्रोलैप्स टिश्यू जो ट्रैप्ड हो गए तो वो स्ट्रैंगुलेशन होगा, ब्लड सप्लाई कट एंड हेंस लीड टू नेक्रोसिस, एंड दैट वाज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हेमोराइड्स। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में रहेगा इंटरनल हेमोराइड्स में, इंटरनल मेनली जैसे कि आई हैव शोन इन द फिगर, तो पेनलेस ब्राइट रेड ब्लीडिंग ड्यूरिंग डिफेस्टिकेशन, प्रोलैप्स डिपेंडिंग ऑन द गेट कैसा प्रोलैप्स है, म्यूकस डिस्चार्ज रहेगा, इचिंग रहेगा, एंड एक्सटर्नल हेमोराइड्स में पेन स्पेशली इफ थ्रोम्बस्ड, स्वेलिंग एट एनल वर्ड्स एंड हार्ड टेंडर नोड्यूल विल बी देयर, डिस्कम्फर्ट वाइल सिटिंग, एंड कॉम्प्लिकेशन में फर्दर anemia, thrombosis, infection, strangulation and ulceration will be there। so these are the complication of hemorrhoids। वहाँ पे क्योंकि bleeding हो रही है इंटरनल तो एनीमिया हो जाएगा, thrombosis तो वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन के वो रहेगा, इन्फेक्शन का रहेगा, बिकॉज वहाँ पे जो हमारा मतलब कॉन्स्टिपेशन एंड ऑल के जैसे स्ट्रैंगुलेशन, ब्लड सप्लाई कट रहेगी। नाउ डायग्नोस्टिक टेस्ट, सो फिजिकल एग्जामिनेशन, इंस्पेक्ट ऑफ पेरिनेल एरिया को इंस्पेक्ट करेंगे, डिजिटल रेक्टम एग्जामिनेशन करेंगे, इसमें हमारी 3 फिंगर्स को इन द एनल कैनाल डालते हैं और स्ट्रेट डालते हैं, एंड वहाँ के टिश्यूज़ को पालपेट करते हैं कि कहीं हेमोरॉइड तो नहीं। प्रोटोस्कोपी एंड एनोस्कोपी इज डन टू विजुलाइज द इंटरनल हेमोरॉइड्स। एनोस्कोपी में मेनली ट्यूब स्ट्रेप इंस्ट्रूमेंट को डाला जाता है, तो उसमें लाइट भी फिट की जाती है ताकि विजुलाइज कर सकें अंदर के एबनॉर्मलिटी ऑफ टिश्यू को। सिग्माइडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी इज डन, और व्हेन यूज ब्लीडिंग अगर सिग्निफिकेंट हो, पेशेंट जो 50 से ऊपर हो, रूल और कोलोरेक्टल कैंसर करता है, पॉप्स प्रेजेंट, इन्फ्लेमेशन बाउल डिसीज़ को इट्स यूज टू चेक। ब्लड टेस्ट करता है, चेकिंग सीबीसी जिसमें एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक ब्लीडिंग। नाउ लेट्स सी द नर्सिंग डायग्नोसिस, सो इट विल बी देयर दैट acute pain related to thrombosis or prolapse, constipation related to painful defecation, risk for bleeding and related to fragile hemorrhoidal vein, and anxiety related to rectal procedure, impaired skin integrity due to mucus discharge and itching, deficient knowledge about the prevention and self care। so hygiene measures में gentle cleaning after defecation, avoid perfumed toilet paper, it can avoid मतलब it can irritate the cavity over there। कीप पेरिनेल एरिया ड्राई। पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में देगा पेन मैनेजमेंट, वार्म स्वेट्स बात दे सकते हैं, मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग, इंकरेज हाई फाइबर डाइट, एजुकेट अबाउट वाउंड केयर एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। एंड मेडिकल मैनेजमेंट वी आर हैविंग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट विल बी हाई फाइबर डाइट कैन बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट ताकि कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड किया जा सके। इंक्रीज वाटर इनटेक, सिट्स बाथ, ओरल एनाल्जेसिक्स, topical steroids can be given, stool softener can be given, often based on non-surgical procedure for grade 2, 1 to 3. Rubber band ligation can be done, infrared coagulation can be done, sclerotherapy can be done, electrocoagulation can be done। so rubber band ligation में mainly रबर बैंड की तरह एक चीज़ होती है, उसको लगाई जाती है उस एरिया में जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड सप्लाई कट हो जाती है, एंड वो जो हेमोरॉइड हुआ रहता है वो क्योंकि ब्लड सप्लाई मिल रही है तो कट ऑफ होके फॉल ऑफ हो जाता है। एंड इन इंफ्रारेड कोगुलेशन, इस टेक्निक में इंस्टेंट वो यूज़ किया जाता है, अ लाइट इज़ यूज जिसकी वजह से इंफ्रारेड लाइट जिसकी वजह से हीमोरॉइड हीटअप हो जाता है, जिसकी वजह से टारगेटेड टिश्यू कोगुलेट में क्या बोलते हैं श्रिंक हो जाता है और वहाँ से फॉल ऑफ हो जाता है। एंड इन स्क्लेरोथेरेपी वी हैड दैट स्क्लेरोथेरेपी में मेनली वी हैव एक डाइज डाली जाती है जिसकी वजह से वो श्रिंक करने लगता है एंड फॉल ऑफ हो जाता है।
उस सोल्यूशन की वजह से ही मेनली वो श्रिंक करता है। एंड इलेक्ट्रोकोगुलेशन में वी आर हैविंग इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ किया जाता है टू श्रिंक द हेमोराइड। सो दिस वॉज अबाउट मेडिकल मैनेजमेंट। सो नाउ वी आर हैविंग सर्जिकल मैनेजमेंट में वी आर हैविंग हेमेरोडोटॉमी डेफिनेटिव सर्जरी। ये यूज़ किया जाता है ग्रेड 3 से लेके 4th हेमोराइड्स तक। थ्रोम्बस और स्ट्रैंगुलेटरी हेमोराइड के लिए यूज होता है। फेलियर ऑफ मेडिकल थेरेपी में ये वाला सर्जरी इज यूज्ड। टाइप ये ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है, स्टैपल्ड हेमोरोडोप्लेक्सी भी होता है, लेस पेन होता है, फास्ट रिकवरी, लेजर हेमोरोप्लास्टी। Now that was about our surgical management. So we are done with hemorrhoids. Now we are starting with anal fissures. सो एनल फिजर इज़ वेरी इजी। तो एनल फिजर में एक स्मॉल टीयर हो जाता है, लीनियर टीयर और अल्सरेशन इन द एनोडम इज यूजली इन द डिस्टल एनल कैनाल डिस्टल टू द डेंडाइन लाइन। सो इट अकर ड्यू टू ट्रॉमा फ्रॉम हार्ट स्टूल, जिनको कॉन्स्टिपेशन मिली होता है वो स्ट्रेनिंग करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट एक छोटा सा वहाँ पे टीयर हो जाता है। टाइप्स ऑफ एनल फिजर बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, एक्यूट फिजर जो कि जिसकी ड्यूरेशन लेस देन 6 वीक होती है, शार्प सिवियर पेन होता है, मिनिमल fibrosis is there, and chronic में we are having duration more than 6 to 8 weeks। fibroid edges होते हैं, centile tag at distal end, hypertrophied and papilla at proximal end। based on location में हमारे पास posterior midline fissure होता है, most common anterior midline fissure, less common lateral fissure usually associated with Crohn's disease, HIV और tuberculosis। सब types में we are having primary fissures में spontaneous caused by trauma from constipation और heart stool के जैसे primary fissure होता है। secondary associate होता है underlying पैथोलॉजी कॉजेज लाइक क्रोन्स डिसीज हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, एनल कैनिकुलम है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सो व्हाट आर द कॉजेज और एटियोलॉजी वी कैन से, तो हार्ड और लार्ज स्टूल, स्टेनिंग ड्यूरिंग डिफिकेशन, एनल इंटरकोर्स या चाइल्ड बर्थ रेयर केसेस में। इंक्रीज एनल प्रेशर विल लीड टू रिड्यूस ब्लड फ्लो एंड पुअर हीलिंग। अंडरलाइंग डिसीज को जो कर सकते हैं इन्हें, जैसे कि क्रोन्स डिसीज हो गया, अल्सराइटिस कोलाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, HIV इन्फेक्शन। अदर फैक्टर्स लाइक क्रोनिक डायरिया, माल न्यूट्रिशन एंड लोकल इन्फेक्शन विल बी देयर। नाउ पैथोफिजियोलॉजी लेट्स सी। तो ड्यू टू मैकेनिकल ट्रॉमा टू एनोडर्म, हार्ट स्टूल की वजह से लीनियर टीयर फ्रॉम इन अ पोस्टीरियर एंटीरियर मिडलाइन में, लीनियर छोटा सा टीयर फॉर्म हो जाता है, कहाँ पे, पोस्टीरियर एंटीरियर मिडलाइन में। दैट लीड टू पेन, लीड टू स्पिंटर स्पैम, पेन की वजह से स्पिंटर का स्पैम होगा और वहाँ पे रिड्यूस ब्लड सप्लाई हो जाएगा। इस्चीमिया एट द पोस्टीरियर मिडलाइन, दैट इज क्रोनिसिटी के वाइज। क्रोनिक फिजर डेवलप्स है फाइब्रोटिक एज एंड सेंटाइल पाइल पे। क्रोनिक फिजर आर मोस्ट सीन। डिलेड हीलिंग अगर ड्यू टू प्रस्टिटन एंड हाई स्पिंचर प्रेशर, अगर ये प्रेशर हाई रहा और काफ़ी समय तक रहा तो हीलिंग डिले हो जाएगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पेन रहेगा डिफिकेशन के वक्त, बिकॉज टेयरिंग, वहाँ पे टेयरिंग की वजह से वहाँ पे पेन रहेगा। ब्लीडिंग इज यूजली ब्राइट रेड ऑन टॉयलेट पेपर और स्टूल सरफेस। कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू फियर ऑफ पेन, एनल इचिंग और डिस्चार्ज विल बी देयर। साइन क्या रहेगा, विजिबल लीनियर टीयर एट द एनल वर्ड्स, सेंटाइल स्किन डिस्टल, हाइपरट्रोफॉइड एनल पेपिला, टेंडर इंटरनल और स्पिंटर ऑन द पाल्पेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगा, क्रोनिक पेन विल बी द इन्फेक्शन ऑफ फिजर, एनल स्टेनोसिस इज देयर, नैरोइंग ऑफ द एनल, फिस्टुला फॉर्मेशन विल बी देयर। डायग्नोसिस है, क्लिनिकल डायग्नोसिस में प्राइमरी टूल है, विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे पेशेंट का विद द लिथियोटोमी और लेफ्ट लैटरल पोजीशन में, जेंटल एनल डायलेशन इफ नीडेड फॉर एंटीरियर फिजर्स के लिए। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन विल बी डन। ये बहुत केयरफुली किया जाता है क्योंकि ये बहुत पेनफुल होता है। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में 3 फिंगर्स को इंसर्ट किया जाता है इनटू द एनल एंड पाल्पेट किया जाता है वहाँ पे फॉर एनी abnormality. Other investigation like anoscopy for better visualization, colonoscopy, blood test and stool test is done. Nursing diagnosis, we are having acute pain related to anal tear, constipation related to pain during defecation, risk for infection related to tissue disorder, anxiety रहेगी related to the painful defecation and treatment, knowledge deficient रहेगा preventing the anal self care, impaired skin itchy due to fissure and irritation. So that was, now we are having nursing management. कंजर्वेटिव केयर में विल बी हैविंग सिट्स बाथ कैन बी गिवन 2 to 3 times डेली। इंकरेज करेंगे हाई फाइबर डाइट, एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, स्टूल स्टॉफनर एंड बल्क लैक्सेटिव्स, टिपिकली नाइट्रोग्लिसरीन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर टू रिलैक्स इंटरनल स्फिंक्टर एंड पेन मैनेजमेंट एनाल्जेसिक कैन बी गिवन। हाइजीन, कीप द पेरिनेल क्लीन एंड ड्राई, अवॉइड whipping harshly, use soft toilet paper और wet wipes. Education provider, avoid staining during defecation, encourage करेंगे regular bowel habits, teach about cysts and topical medication
एंड एक्सप्लेन वार्निंग साइंस फॉर कॉम्प्लिकेशन। मेडिकल मैनेजमेंट में हम टॉपिकल एजेंट्स लाइक निट्रोग्लाइसिन ऑर्नामेंट 0.2 से 4% दे सकते हैं, ये रिड्यूस करेंगे स्पिंचर स्पैम। डायलिटिज्म्स और नाइफिडीमाइन क्रीम देंगे। स्टूल स्टॉफनर लाइक पाइसिलम या लैक्टोलोज विल बी गिवन फॉर स्टूल स्टॉफनर। पेन रिलीफ देंगे। ब्यूटिलियम टॉक्सिक इंजेक्शन फॉर टेम्परेरी स्पिंटर रिलैक्सेशन। एंटीबायोटिक्स इफ सेकेंडरी इन्फेक्शन पे। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है? इन्फेक्शन, क्रोनिक फिजर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू 6 to 8 वीक्स ऑफ मेडिकल थेरेपी। रिकरेंट फिजर, अगर सर्जरी कर दी जाएगी, अगर क्या बोलते हैं रिस्पॉन्ड ट्रीटमेंट का नहीं हुआ तो रिकरेंट बार बार फिजर्स हो जा रहे हैं, पर्सिस्टेंट पेन, ब्लीडिंग और फाइब्रोसिस रहेगा तो प्रोसीजर क्या रहेगा? लैटरल इंटरनल स्पेंडम में गोल्ड स्टैंडर्ड ये मेथड होता है। Fixotomy can be done. Post-operative care we can provide with pain management, sitz bath. So now we are having another disorder, that's fistula. So fistula in ano is an abdominal tract connecting the anal canal or rectum to the perianal area. तो ये abnormal connection tract होता है. It occurs following chronic infection or an anal glands and cause persistent discharge or recurrent infection. Types of fistula based on anatomy we are having intrasphincter fistula, ये बहुत common होता है. Passes between internal and external sphincter. Then we are having with transsphincter fistula, passes through the external sphincter to perianal. Supraparasphincter fistula, we are having the loops above the puborectal muscles. Then we are having external sphincter fistula, ये rare होता है, originate in rectum and colon and open externally. Based on complexity we are having simple and complex. Simple में ट्रैक, लो लाइन, मिनिमल स्पिंचर इन्वॉल्वमेंट होता है, और कॉम्प्लेक्स में हाई ट्रैक, मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं. सब टाइप्स में वी आर हैविंग प्राइमरी फिस्टुला एंड सेकेंडरी फिस्टुला. एटियोलॉजी, व्हाट कैन बी कॉजेज ऑफ फिस्टुला? सो प्राइमरी इन्फेक्शन की वजह से एनल ग्लैंड एडेंटाइन लेवल में एब्सेसिस फॉर्मेशन लीड टू फिस्टुला. पेरिएनल एब्सेसिस इन मोस्ट कॉमन प्लेस अकर. सेकेंडरी कॉजेज में क्रोन्स डिसीज हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, एनल कैरिकोमा कैन बी देयर, रेडिएशन थेरेपी, ट्रामा और एट्रोजेनिक इंजरीज कैन बी देयर. प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में पुअर हाइजीन हो गया, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन और डायरिया. पैथोफिजियोलॉजी इज और इन्फेक्शन ऑफ एनल ग्लैंड की वजह से पेरिएनल एब्सेसिस होगा, जिसकी वजह से एब्सेसिस ट्रैक थ्रू द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द टिश्यू. तो एब्सेसिस जो फॉर्म होगा वो वीकेस्ट पॉइंट को ट्रेस करेगा. एब्सेसिस में ड्रेन्स पड़ने और वहाँ पे एब्सेसिस को ड्रेन करेगा, सो फॉर्मिंग द ट्रैक टू द स्किन दैट लीड टू फिस्टुला. एपिथलाइजेशन ऑफ द ट्रैक अकर, क्रोनिक ड्रेनेज की वजह से वहाँ पे एपिथलाइजेशन हो जाता है. परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन रहेगा, जिसकी वजह से रिकरेंट इन्फेक्शन, सेकेंडरी ब्रांचिंग विल बी फॉर्म. Chronic tract may lead to fibrosis and sphincter involved. So clinical manifestation we are having simply rectal perianal discharge, pus, blood or mucus, intimate pain, worse during sitting and defecation, swelling in perianal area, fever associated with abscesses present. Sign क्या रहेगा? External opening on perianal skin, induration along tract, secondary opening or multiple external opening in the complex fistula, tenderness over abscesses side, scarring from previous drainage. Complications क्या रहेंगे? recurrent abscesses, chronic infection will be there, incontinent sphincter damage हो जाएगा, incontinent स्टूल को नहीं रोका जा सकता है, कभी वो पास हो जाएगा, malignancy, cancer can be there. Diagnostic है insular for external opening, palpate for tract, may feel like cord like structure. Gentle probing करेंगे, under anesthesia करेंगे. Imagining we will do imagining by fistulogram, contrast study of fistula tract. Endo-anal ultrasound can be done to visualize the sphincter involvement. MRI of pelvis का करेंगे. CT scan will be there. Other like CBC to check infection. Stool test if underlying disease suspect करना है. Colonoscopy for Crohn's disease और malignancy. Nursing diagnosis will be like acute period leading to perianal inflammation. Risk for infection रहेगा related to persistent fistulosis tract. Fistulosis tract. Deficient knowledge regarding hygiene and care, impaired skin integrity due to persistent discharge, anxiety related to recurrent diseases and surgical procedures, risk for impaired bowel continence if sphincter involves. So these are the nursing diagnosis for it. Now nursing management we are having
प्री ऑपरेटिव केयर में असेस करेंगे पेन, डिस्चार्ज एंड इन्फेक्शन, मेंटेन करेंगे पेरिएनल हाइजीन, एडमिनिस्टर करेंगे एंटीबायोटिक अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है तो, प्रोवाइड करेंगे सिट्स बाथ टू रिड्यूस पेन एंड एडिमा, प्रिपेयर करेंगे पेशेंट फॉर सर्जरी, फिस्टोटोमी और रिटर्न प्लेसमेंट, एजुकेट पेशेंट अबाउट प्रोसीजर एंड पोस्ट ऑपरेटिव में पेन मैनेजमेंट, सिट्स बाथ 2 to 3 times डेली, मेंटेन करेंगे हाई फाइबर डाइट एंड एडुकेट हाइड्रेशन टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, मॉनिटर फॉर इन्फेक्शन, ब्लीडिंग एंड डिलेड हीलिंग, टीच वाउंड केयर एंड हाइजीन, इनकरेज करेंगे जेंटल मोबिलाइजेशन, अवॉइड कॉन्स्टिपेशन और स्टे। मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबॉडी दे सकते हैं फॉर सेकेंडरी इन्फेक्शन और सेलाइटिस, एनाल्जेसिक कैन बी गिवन फॉर पेन कंट्रोल, स्टूल सॉफ्टनर कैन बी गिवन टू रिड्यूस स्ट्रेनिंग एंड इम्यूनोडिलेटर इफ Crohn's disease related to fistula, and anti-inflammatory therapy for underlying condition. And in surgical management we have like क्यों करेंगे सर्जरी लाइक persistent fistula और recurrent abscesses हो रहा हो, complex और high fistula हो रहा हो, failure of conservative management. So we are having like fistulotomy में simple track opened and allowed to heal by secondary intentions, and central placement क्या है इसमें thread placed through the track to allow drainage and gradual cutting, used to complex तो यहाँ पे drain कर दिया जाता है. Advancement flap repair is used, flap close कर देता है internal opening को और promote करता है healing. Lift procedure, ligation of intersphincter fistular tract is done, sphincter preservating technique for complex fistulas. पोस्ट ऑपरेटिव केयर में पेन मैनेजमेंट रहेगा, सिट्स बाउट वाउंड केयर, मॉनिटर फॉर फीकल इनकॉन्टिनेंस, टू स्टॉफनर कैन बी to prevent staining, and hygiene is to be maintained. So yeah, we have done, and if you found helpful then do like, share and subscribe to the channel, and if you want notes then do comment below in the comment section. Till the time, take care, thanks.